नमस्कार जोहार। हमारी मौजूदगी है झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेदपुर चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि जमशेदपुर की कई सीटों से कई दिग्गज मैदान में हैं। जो कोल्हान कहा जाता है, कोल्हान में एक तरफ सरायकेला से चंपई सोरेन मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर पूर्वी से यदि बात की जाए रघुबरदास की बहू चुनावी मैदान में है। तमाम जो राजनीतिक पंडित कहे जाते हैं वो मैदान में हैं। जो यहाँ की राजनीति में दबदबा रखते हैं, दशा और दिशा बदलने का काम करते हैं, वो राजनीतिक मैदान में है। इसी चीज को लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या यहाँ का चुनावी समीकरण है और किस तरह से पिछड़े का वोट साधने की तैयारी इन्होंने की है झारखंड में। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, कैसे आप देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि अगर झारखंड की बात की जाए तो ओबीसी की एक बहुत बड़ी संख्या है यहाँ पर। कुर्मी हैं, यादव हैं, साहू हैं, तमाम लोग हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे? भारतीय जनता पार्टी के स्थापना काल या उसके पूर्व के भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के नाम से थी। शुरुआती दौर से यह वर्ग जो है, यह समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी, चूंकि इस देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओबीसी वर्ग से आते हैं और लगातार दूसरी बार उनके मंत्रिमंडल में आज़ादी के बाद 2021 में पहली बार और इस बार 2024 में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 27 ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला है। और ओबीसी समाज के हित के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना और एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा देने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन करने और तमाम ऐसे कई कार्य है, चाहे मुद्रा लोन है या अन्य ऐसे कोई भी जो ओबीसी समाज के हित का और उसके अधिकार का और उनका आर्थिक स्वावलंबन का कार्य श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए यह वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अच्छा सर, ओबीसी की सबसे बड़ी जो एक डिमांड रही है वो रही है आरक्षण की। मंडल कमीशन की जो बची हुई 38 सिफारिशें हैं उन्हें लागू कराने की, क्योंकि पिछड़ों का यदि ब्रह्मास्त्र कहा जाए, ओबीसी का ब्रह्मास्त्र कहा जाए तो मंडल कमीशन को माना जाता है। हालांकि मंडल कमीशन की अब तक केवल 2 सिफारिशें लागू हो पाई हैं। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी जो शेष सिफारिशें हैं वो लागू करवा पाएगी या जातिगत जनगणना से भारतीय जनता पार्टी डरती क्यों है सर? भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के कभी विरोधी नहीं रही है। जो लोग मंडल कमीशन की बात करते हैं उनका इतिहास आप देखिए। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था तो किन दलों ने इसका विरोध किया था, उसमें एक प्रमुख दल कांग्रेस भी है। रही बात जातीय जनगणना की, तो बहुत लंबे वर्षों तक इसकी मांग उठी और सबसे ज्यादा लंबे वर्षों तक इस देश में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का सरकार रही। तो आज तक इतिहास में ऐसा कभी कोई तथ्य दिखता नहीं है कि कांग्रेस के किसी केंद्र के मंत्री या कि कोई प्रधानमंत्री ने संसद के अंदर यह प्रयास किया हो या ऐसा कोई बिल लाया हो जिससे कि जातीय जनगणना इस देश में प्रारंभ किया जाए। अच्छा सर, ये बताइए, आपने कांग्रेस को कहा कि कांग्रेस जो है आरक्षण विरोधी रही है, मंडल कमीशन की विरोधी रही है। इस चीज को मैं भी मानता हूं, या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही विरोधी रही हैं। तो आप प्रदेश अध्यक्ष भी हैं ओबीसी मोर्चा के झारखंड के। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के हित में काम करती है, या फिर अभी चुनाव आया था लोकसभा का, उसमें भी ओबीसी के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, घोषणा पत्र में कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो शामिल किया गया? या झारखंड की अगर बात की जाए, चुनाव सर पे है, 13 तारीख 20 तारीख को वोटिंग है 2 चरणों में, 23 तारीख को रिजल्ट आने हैं, लेकिन घोषणा पत्र में ओबीसी के मंडल कमीशन से रिलेटेड कोई भी मांग नहीं है। देखिए, मंडल कमीशन तो अब 3 दशक पुराना ये विषय है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में जब आई पिछले 10 वर्षों से, तो उससे कहीं आगे बढ़ करके, मैंने पूर्व में भी कहा, वर्तमान फिर इस विषय को मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना। इसका अर्थ है कि पहले पिछड़ा वर्ग से संबंधित किसी भी विषय का कोई अगर अन्याय होता था कहीं किसी का,
और कोई अपना हक के लिए अगर लड़ाई लड़ते थे तो उनका बहुत ज़्यादा उनके विषयों को गंभीरता से नहीं लिया जाता था। अब सिविल कोर्ट का अधिकार है पिछड़ा वर्ग आयोग को, वे सुनवाई कर सकती है और उसके अधिकारों को दे सकती है जो भी आवेदन करता होंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले वर्ष 2023 को प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना, जो 18 प्रकार के कामगार हैं उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबित करने के लिए, वह जो पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए समाज के वर्ग, वो जो 18 प्रकार के कामगार हैं, ये उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए आरक्षण से कहीं आगे बढ़ करके, आरक्षण दो चीजों के लिए है, एक है कि शैक्षणिक क्षेत्र के लिए और एक नियोजन के लिए। उसके अलावा आर्थिक उन्नति के लिए अगर जो लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो कहीं किसी कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर वो गरीबीवश कारण किसी कॉलेज या स्कूल में पढ़ नहीं पाए, तो वो उनके आर्थिक स्वावलंबन के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना है, पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है, मुद्रा लोन है और कई ऐसे प्रकार का जो है। आप देख रहे होंगे कि जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितने भी योजना चलाई गई उसमें सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी वर्ग को हुआ है, चाहे सुलभ शौचालय का, गांव-गांव में शौचालय का निर्माण का हो, चाहे आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री आवास का हो, सभी को जो दिया गया, या फिर जो उज्ज्वला योजना के तहत जो सभी लोग के घरों में जो है गैस का कनेक्शन दिया गया। तो ये सारे लाभ, जब आबादी हमारी ज्यादा है ओबीसी वर्ग की, तो लाभान्वित तो सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग के लोग ही तो होंगे। तो नरेंद्र मोदी जी इस बात के लिए जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका दृष्टि है और उनका यह प्रयास है कि ओबीसी वर्ग का आर्थिक उन्नति हो, शैक्षणिक उन्नति हो और नियोजन में और सरकारी नौकरियों में उनको जोड़ा जाए और उनका आर्थिक स्वावलंबन किया। सर, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी खुद ओबीसी हैं, तो सर अब तक आरक्षण का जो दायरा है वो बढ़ा क्यों नहीं? बिहार में हालांकि बढ़ाया गया था, सरकार ने जातिगत जनगणना कराया, उसके अनुसार जो है आरक्षण का दायरा बढ़ा था, पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो पाया? क्या नरेंद्र मोदी जी ओबीसी विरोधी हैं? पूरे देश भर में 27% का आरक्षण ओबीसी समाज को मिलता है जी। और जनसंख्या अगर देखी जाए सर कितनी होगी? 60 से ऊपर है। अभी तो इसका डीपी मंडल जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसमें 54% ओबीसी की आबादी थी और आरक्षण कितना मिला? 27% का। देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का जब आप जाइएगा जी, तो उसमें 50% से अधिक आप आरक्षण दे नहीं सकते हैं। तो कानून के दायरे में एसटी, एससी और ओबीसी को जोड़ करके सभी को समान अधिकार देते हुए सभी को 50% के जो सीमित दायरे के अंदर आरक्षण सभी को मिला हुआ है। सर फिर ईडब्ल्यूएस जो आया हुआ है 10% का, उससे तो ये कैपिंग हट जानी चाहिए। ईडब्ल्यूएस देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, वो वैसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वे एक स्वर्ण समाज के जो लोग हैं, उनके विषय में यह शुरू से मांग उठती थी कि जब ओबीसी वर्ग के लोग शैक्षणिक रूप से और ओबीसी वर्ग से सामाजिक रूप से वो लोग पिछड़े हैं, तो उनको उस आधार पर आरक्षण मिला। तो आर्थिक रूप से भी जो पिछड़े जो लोग हैं, जिसमें अधिकतर ज्यादातर लोग स्वर्ण समाज से आते हैं, तो उनके लिए भी आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का इस मूल मंत्र का नारा देते हुए, सबका प्रयास सबका साथ को लेते हुए उन्होंने उनको 10% आरक्षण दिया। अच्छा, वापस चुनाव पे आते हैं सर। अभी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है झारखंड के अंदर, इसमें पिछड़ों का कितना भला हुआ है, ओबीसी का कितना भला हुआ है? 2019 के चुनाव के पूर्व में हेमंत सोरेन ने संकल्प लेते हुए ये कहा था कि उनकी जब सरकार आएगी तो प्रथम कैबिनेट में ओबीसी को 27% का आरक्षण मुहैया करा दिया जाएगा। उन्होंने ओबीसी समाज के लोगों को बरगलाया, उनसे झूठ कहा। आज 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी अब पुनः 2024 का चुनाव चल रहा है। क्या हेमंत सोरेन जी ने 27% का आरक्षण ओबीसी समाज को दिया? उन्होंने कहा था कि नौजवानों को 5 लाख सालाना नौकरी देंगे, यानी कि 5 वर्षों में 25 लाख नौकरी। आरटीआई से जब मांगा गया चुनाव का आचार संहिता लगने से पूर्व, तो लगभग 12,500 नौकरी 5 सालों में दी गई है। तो क्या कितना प्रतिशत नौकरी उन्होंने दिया? 25 लाख में 12,500 का आप निकालिए कितना प्रतिशत है।
उन्होंने कहा जिनको हम नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको 5,000 रुपया, जो बीए पास, 7,000 रुपया एमए पास, उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे, महिलाओं को 1,000 रुपया महीना देंगे। और कई ऐसे घोषणा उन्होंने किया जिसको लेकर के सबसे जो विषय था कि पारा टीचर का जो है स्थायीकरण वो करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था हेमंत सोरेन ने। तो किसी प्रकार का कोई भी योजना को उन लोग लागू नहीं किए, कोई भी विकास का एक जोड़ नहीं पाए, किसी भी चीज का उद्घाटन वो नहीं कर पाए, कोई भी आधारभूत संरचना को उद्घाटन नहीं। सरकार कहीं ना कहीं फेल रही है, तमाम जो वादे हुए थे वादे पूरे नहीं कर पाई है। चारों तरफ से चौतरफा फेल्योर है यह सरकार। अब यह सरकार का जाने का जो है समय आ गया है। एनडीए की सरकार झारखंड में बन रही है। एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार बन रही है। कितनी सीटें निकल रही है बीजेपी की? पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व में आजसू, जदयू और लोजपा पूर्ण बहुमत की सरकार झारखंड बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। झारखंड है, झारखंड में आप जानते हैं ओबीसी की संख्या ज्यादा है, आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। खैर हम ओबीसी की बात करेंगे क्योंकि ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इनसे बातचीत हुई, मंडल कमीशन पे बातचीत हुई। ये यहाँ के जो हालात हैं, तमाम जो योजनाएं आती रहती हैं, कहीं ना कहीं इन्होंने सरकार को घेरा, सरकार पे सवालिया निशान खड़े किए कि जो वादे किए गए थे वो वादे अब तक पूरे नहीं किए गए हैं। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, सारे वादे पूरे किए जाएंगे। कहीं ना कहीं ओबीसी के लिए अलग व्यवस्थाएं होंगी, विश्वकर्मा योजना या तमाम चीजें जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी के द्वारा निकाली गई हैं लागू की जाएंगी। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए नमस्कार।